गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं चल रहा हूं ह्यूमन रिसोर्सेज पर, मानव संसाधन पर, कि मनुष्य किस तरह से एक संसाधन है हम लोग जान गए हैं। और आज देखेंगे हम, जैसा कल बताए थे कि जनसंख्या का वितरण कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर हमने बताया था ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो कल मैं बताया था आपको बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन आज मैं आपको बताता हूं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, या इसी को हम कह सकते हैं, ध्यान देना, कंपोजिशन कहो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये क्या भाई, इसको हिंदी में कहेंगे जनसंख्या का संगठन माने कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जिसको देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह देश गरीब है या अमीर है, विकसित है या विकासशील देश है, विकास करेगा कि नहीं करेगा, ये सारा चीज हम लोग जान सकते हैं किसके माध्यम से, बाय द हेल्प ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें क्या क्या है भाई, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं जो हम देखेंगे। तो पहला अगर देखो तो मैं चलता हूं लिटरेसी पर, लिटरेसी। दूसरा है हेल्थ कंपोजिशन, हेल्थ कंपोजिशन। उसके बाद हम आते हैं ऑक्यूपेशन। क्या होंगे, ऑक्यूपेशन होंगे। उसका क्या हो जाएंगे, एज हो जाएंगे, एज कंपोजिशन। क्या चीज, एज कंपोजिशन, एज हेल्थ कंपोजिशन, एज कंपोजिशन। ये सब क्या है, ये क्या है, ये हमारे जनसंख्या के संघटक हैं, जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वह देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अब हम चले विश्व को भी ले सामने, तो विश्व के आधार पर हम चलते हैं तो पाएंगे कि भाई कौन सा देश आगे बढ़ा है। तो नॉर्वे है, स्वीडन है, अमेरिका है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर शिक्षा का स्तर जो है ज्यादा है। जबकि अपने देश में देखा जाए तो अपने देश में अगर आइए तो आप पाइएगा तो देखो यहाँ केरल है जहां साक्षरता दर जो है बहुत ज्यादा है, जब वहीं आपका बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ पर साक्षरता दर एकदम कम है। तो साक्षरता दर अगर कम होगा तो फिर विकास की बातें जो पहुंचेंगी वो हम नहीं समझ पाएंगे और वह क्षेत्र विकास ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है ना, पता चल जाएगा लिटरेसी रेट के माध्यम से ही। दूसरा मैं चलता हूं हेल्थ कंपोजिशन। अब ये देखना है, इसमें आ जाएगा कि वहां पर हॉस्पिटल है या नहीं है, वहां के लोग कितने पैसे स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, क्या बैलेंस डाइट खाते हैं कि नहीं खाते हैं, जो बैलेंस डाइट है उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, कंपोजिशन है, जो दर्शाते हैं कि वह देश, वह राज्य आगे बढ़ रहा है या पीछे है। इसके माध्यम से हम आसानी से समझ जाएंगे। अगला आप देखेंगे, अगला है ऑक्यूपेशन। व्यवसाय को भी देखकर, व्यवसायिक संरचना को भी देखकर हम ये जान सकते हैं कि वह देश,
वह एरिया विकास किया है कि नहीं किया है। बट आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए। आगे मैं चलता हूं। अब देखो एज कंपोजिशन है, ऑक्यूपेशन में चलते हैं। तो आपको पढ़ाई हुई है, मैं बताया है, मैं बता रहा हूं। आप 9th क्लास में जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, इसलिए अभी जान जाओ। बहुत से जैसे देख लो प्राइमरी सेक्टर से, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब प्राथमिक व्यवसाय। दूसरा हो गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मतलब हो गए द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय। और तीसरा हो गया टर्शियरी ऑक्यूपेशन, टर्शियरी ऑक्यूपेशन। अब देखोगे टर्शियरी ऑक्यूपेशन, और अब देखोगे यहां ध्यान दोगे कि टर्शियरी ऑक्यूपेशन मतलब तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय। अब देखो अब प्राथमिक व्यवसाय में क्या आते हैं, जैसे कृषि है, कृषि है माने एग्रीकल्चर, माइनिंग, हस्बेंड्री, रेयरिंग, माने जो नेचर से जुड़ा हुआ है वो इसमें आता है। तो देखोगे इसमें ज्यादा आमदनी नहीं है, बेचारा किसान दिनों रात खेत में काम करता रहता है। नहीं, जेठ हो या पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं है। नहीं, तन का बहा पसीना तो कुछ सरस हुई धरती की छाती, सबको देता अन्न मगर उसकी दिखलाई देती बाती। क्यों? क्योंकि 6 महीना काम करने पर भी कभी वर्षा, कभी ओला, कभी पाला पड़ जाने के कारण फसलें मारी जाती हैं और फिर उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती किसानों को। मैंने प्राइमरी क्षेत्र में जो भी ऑक्यूपेशन क्या होता है, जैसे मछली मारना है, कृषि करना है, खनिज है, ये सब के साथ पशुओं को चलाना है, इसमें ज्यादा आमदनी नहीं होती है। वही देखो द्वितीय क्षेत्र में आते कौन, उद्योग धंधे आते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जितने उद्योग धंधे आते हैं इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो उनकी आमदनी थोड़ी ज्यादा होती है, पेमेंट मिलता है उनको, नहीं महीने में ही 10,000, 20,000, 50,000 पेमेंट मिलता है। और तृतीय क्षेत्र में आते जानते हो कौन, सेवा क्षेत्र, जो दिखलाई देने पड़ते हैं सामने, लेकिन हमारे कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे डॉक्टर है, अब बीमार हो तो काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बस कल हमने देखा और 500 रुपया ले लिया मात्र 5 मिनट में और आप ठीक हो गए। अगर सर्जन है, उसमें डॉक्टर में सर्जन है, उसने क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, 20,000 रुपीज ले लिया मात्र 1 घंटा में। नहीं, और ऐसे 10 ऑपरेशन अगर कर दिया तो एक दिन में 2 लाख रुपया मिल गया। बताओ तो कौन अच्छा है, कृषि अच्छा है या द्वितीय क्षेत्र का अच्छा है या तृतीय क्षेत्र का अच्छा है? कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हो गए, बैंकिंग हो गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए, एजुकेशन हो गया, शिक्षा क्षेत्र हो गया। जैसे मान लो मैं ही हूं, अगर मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं, ऐसे हम ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं और 200 बच्चों को ला दूं, हमारे कमरे में आ जाए 200 बच्चे और हर एक बच्चे से अगर मैं 600 रुपया पेमेंट लेता हूं तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो अब ये देखना है, या वैज्ञानिक है उसके बहुत ज्यादा पैसे, इंजीनियर है उनको लाखों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वही बेचारा किसान जो दिनों रात खेती में काम करता है उसको नहीं मिलता है। परिणाम क्या है? तो इस चीज को देखकर कि कौन व्यक्ति किस रोजगार में लगा हुआ है हम पता लगा सकते हैं कि वहां की जनसंख्या कैसी है, वह देश कैसा हो सकता है। हम लोग कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा भेष वैसा देश। आगे समझ में? अब हम चलते हैं एज कंपो। अब देखो इसमें एक और बता देना चाहते हैं बेटा, चलो पहले इसको हम एज कंपोजिशन नहीं बताता हूं आपको, एज कंपोजिशन नहीं चलता हूं,
एज स्ट्रक्चर में चलता हूं। एज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहो, कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, कंपोजिशन कहो, एक ही बात है। अब एज स्ट्रक्चर में चलते हैं। एज स्ट्रक्चर या कंपोजिशन में डायरेक्टली बात है समझना। और उसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब आश्रित जनसंख्या। वैसी जनसंख्या जिसकी उम्र 15 बिलो 15 ईयर्स एंड above 60 ईयर्स। जो जनसंख्या होती है 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा वाली जो उम्र होती है, वैसे लोगों को हम आश्रित करते हैं। वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन अब समझ गए नहीं? लेकिन अपना देश एक ऐसा देश है जहां पर बेचारे 15 वर्ष से कम उम्र के भी बच्चे काम कर रहे हैं और बेचारा बुढ़ा भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, गरीबी है, उसके पेरेंट्स कमा नहीं रहे हैं, कोई चारा नहीं है। परिणाम क्या होता है? जो भी हो, लेकिन को क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं। मतलब दूसरे पर आश्रित हैं, दूसरे के बिना मतलब दूसरे ही उनका काम चला रहा है। और एक होता है, दूसरा होता है वर्किंग पॉपुलेशन। इसको हम लोग कहते हैं कार्यशील जनसंख्या। क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या। ये कौन सा भाई? कार्यशील जनसंख्या में कौन आएंगे? तो above 15 years and below 60 years। माने 60 वर्ष से नीचे और 15 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, फंक्शनिंग पॉपुलेशन कहते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब वो अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं और कमाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, अपना यापन करते हैं। अब आप समझ गए होंगे? समझ में आ गया? आगे बढ़ो। अब देखोगे हर एक चीज जानने का सबसे मुख्य साधन ये लिख लिए आप लोग, लिख लिए। मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखोगे एज कंपोजिशन में बता रहा था, और एज कंपोजिशन को हम लोग जानते किसे जान सकते हैं? एक पिरामिड बनता है, पिरामिड डायग्राम आपने पढ़ा होगा, आपके मैथ वाले टीचर ने बताया होगा। बार डायग्राम, पाई चार्ट या पाई डायग्राम, उस तरह पिरामिड होता है। ऐसे बन जाता है पिरामिड। मान लो ये बेस है, ये क्या है? ये बेस है किसी ईयर का, और यहां पर हो गया, हमने दिखा दिया, इस तरह बना दिया। और इसमें दिखलाया, ये बता दिया, ये इसका मैं दिखा दिया कि फ्रॉम 15 0 to 10 या 15 कर दिए। हमें आपके बुक में 0 to 4 दिया हुआ है, तो मैं 0 to 15 कर रहा हूं। 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90। इतना ही मान रहा हूं। और यहां हमने दिखा दिया कि इधर दिखा दिया मेल, इधर बता दिया फीमेल, मतलब पुरुष, और ये हो गया स्त्री। इसको मैं दिख रहा हूं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीने की आशा, कितने लोग माने जीते हैं, रहते हैं। अब देखोगे भारत जैसे देश में 0 से 15 वर्ष की उम्र क्या है? ज्यादा है, ये स्त्रियां हो गई। इधर भी देखोगे तो 15 से 30 वर्ष की उम्र उससे थोड़ा कम है,
इधर भी थोड़ा कम है। इधर देखोगे, यहाँ देखोगे 45 पर कम्युनिटी ये है, इधर भी कम होते जा रहा है। और यहाँ पर देखोगे ये ज्यादा है, इधर कम है। आगे चलोगे 60 से लेकर ये इधर और कम होते जा रहा है। और इस प्रकार आप देखोगे 90 तक बहुत कम ही हमारे देश में जनसंख्या पहुंच पाती है। अब देखोगे यहाँ ये पिरामिड में क्या दिखा रहा है, ये हमें पिरामिड दिखा रहा है कि हमारे देश में आश्रित जनसंख्या कितना है। आश्रित जनसंख्या हो गए भाई, इधर परसेंटेज निकाला जाएगा, ये क्या निकाला जाएगा, परसेंटेज निकाला जाएगा कितने लोग हैं इधर, जैसे 10, 20, 30 नहीं 40 इस तरह से नहीं, मैंने करोड़ में जनसंख्या दिखलाई जाती है, इस तरह इधर भी दिखला देंगे नहीं 10, 20, 30, 40। अब देखोगे कि जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, अब देखोगे स्त्रियों की जो ये है क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि स्त्रियां जो है ज्यादा केयर नहीं करती हैं। पहले स्त्रियां बहुत ही क्रिएटिव होती थी, स्त्रियां अपने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। और क्या होता है, देखोगे घर में भी अपने खाना नहीं खाएंगी, पहले पूरे परिवार को खिला लेंगी तब खाएंगे, हर एक चीज ढक कर रखती हैं ताकि कोई देखे नहीं। कभी कभी तो कुछ बचता ही नहीं है, ऐसी चीजें होती थी। लेकिन आज परिवर्तन हो गया है, अब एक ही टेबल पर सारा चीज ला कर रख दिया जाता है, भैया तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, बराबर हो रहता है ना। तो इस तरह से आप देखोगे इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितना है, वर्किंग पॉपुलेशन कितना है, कौन किसका जीवन प्रत्याशा, जीने की आशा, कौन अधिक दिनों तक जिंदा रहता है। दूसरी बात, ये स्त्रियां क्या करती हैं, दवा भी ज्यादा नहीं खाती हैं। और पिरामिड से हम देख सकते हैं, कोई भी देश के बारे में देख सकते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दिया आपको कि मान लो यहाँ पर देख रहे हैं तो बच्चे की जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब है कि भविष्य में उस देश की वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, काम करने की क्षमता वहां पर ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप ये जितने भी इंडिकेटर हमने बताया, चाहे एज कंपोजिशन हो, चाहे वो एजुकेशन लिटरेसी हो, चाहे हेल्थ कंपोजिशन हो, चाहे ऑक्युपेशन हो, ये सबको हम देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, कौन देश आगे बढ़ सकता है, कौन देश पीछे जा रहा है। आप जैसे मान लो विकसित देशों में जाओगे ना तो बूढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है विकसित देशों में, और जो नौजवान हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। लेकिन भारत में ऐसी बातें नहीं है। भारत में क्या है, नौजवानों की संख्या बढ़ रही है, मतलब कि अभी भारत में और विकास होगा और भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर के उभरेगा। और हमको विश्वास है कि आप ये लेसन एकदम समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।